और जहाँ तक आपने शकूर बस्ती की बात की है, शकूर बस्ती की अपनी पहचान गांव से है। उस गांव, जो पुराना गांव, आज का नहीं, मेरे ख्याल से बहुत सालों पुराना, उससे उसकी पहचान है। गाँव की ज़मीन एक्वायर करके कॉलोनी बसाई गई है, गाँव वालों ने वो उसमें अपना योगदान। हर बार तो आप जितेंद्र सिंह तोमर के जी के कार्यालय को संभालते थे, चुनाव भी जीतते रहे। इस बार क्या कारण रहा, क्या मतभेद हो गई? वो जो भी चुनाव संबंधित कार्य थे मैं करता था, इसमें भी कोई शक नहीं है। अब इसको आप संयोग कहें या प्रयोग कहें, देखिए 2013 में मैं उनके साथ नहीं था, वो सफल नहीं हुए। 2015 में मैं उनके साथ था, वो सफल हुए। 2020 में मैं उनके साथ था, वो सफल हुए। 2025 में किसी वजह से भी मैं उनके साथ नहीं था, तो वो फिर सफल नहीं हुए। अब इसको आप संयोग कह सकते हैं। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि मेरी वजह से वो जीत रहे थे, उनके कार्य थे, इतने कार्य। बगरिया साहब, कांग्रेस कई बारों से 0-0-0 फिर 0 हो रहा कर गई, कई सारे का जमानत जब्त हो गई काफ़ी सारे लोगों का। अब देखिए साहब, अब ये तो एक सच है, इसके बारे में मैं कुछ कहूँ मैं ना कहूँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सच है कि लोगों में हो सकता है हम अभी तक नहीं पहुँच पाए, लेकिन ये भी आपके मीडिया वाले कहते हैं कि ये जो 14 से 16 सीटों पे आम आदमी पार्टी की हार हुई, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को लोगों ने विश्वास दिखाया। उन्होंने। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता संजय बगरिया साहब। बगरिया साहब, कई दिनों बाद मुलाकात हो रही है। देखिए जायसवाल जी, पहले तो आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। और जहाँ तक कई दिनों की बात है, आप व्यस्त थे, सत्ता पक्ष के साथ व्यस्त थे, होली मना रहे थे, जगह जगह उनके कार्यक्रमों में आप शामिल हो रहे थे। अच्छी बात है, एक जो जागरूक मीडिया वाला है उसका ये कार्य है, जो सत्ता दल है उसकी जानकारी भी रखे और उनकी जानकारी लोग तक पहुँचाए। शायद इसलिए विलम्ब हो गया, वरना हम तो यहीं हैं, हमने कहाँ जाना है, हम तो यहीं हैं। जब भी आप याद करते हो हम तो उपलब्ध होते ही हैं। बगरिया साहब, 27 सालों बाद भाजपा दिल्ली में वापसी की है, और जैसे ही वापसी की है बहुत सारे कामों को गिना भी रही है कि ये बहुत सारी योजनाओं पर उन्होंने वादा भी किया था, मोदी की गारंटी भी उन्होंने दिया था। अब मुस्तफाबाद का नाम का आज विधानसभा में चर्चा हो रही है, इसको चेंज करने की बातें हो रही है, कांग्रेस इसको कैसे देख रही है? देखिए जायसवाल जी, जहाँ तक मुस्तफाबाद की चर्चा की बात है, चर्चा की नहीं है, मेरे ख्याल से जो वहाँ से विधायक हैं वो प्रस्ताव लेके आ रहे हैं। और ये तो भाजपा का यही कार्य है कि मुद्दों से ध्यान भटका दो। जो वादे किए थे दिल्ली की जनता से, जिन वादों पे, और ये कोई भारतीय जनता पार्टी ने वादे नहीं किए थे, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा था ये मोदी की गारंटी है। तो ये अब लोगों को भी आदत पड़ गई है, अब बार बार उस बात को कहना, हर चीज़ का जुमले। अभी मैं देखता हूँ कि जितने भी उनके नेता हैं वो कहते हैं ठीक है जी, ये तो बजट आएगा, बजट नहीं आएगा, पुरानी सरकार जो है वो बिल्कुल ही जो है पैसा नहीं छोड़ के गई। तो जिस वक्त वादे किए थे, जो उस वक्त नहीं पता था उनको कि पुरानी सरकार ने क्या, केंद्र शासित प्रदेश है ये, और एलजी साहब जो हमारे माननीय उपराज्यपाल जी, उनकी पूरी निगरानी रहती थी इसके ऊपर, तो क्या उनको पहले नहीं पता था? तो बहानेबाजी करते हैं। अब ये मुद्दा ले आए हैं, अब इसके ऊपर चर्चा होगी, लोग बाग आपस में मेट्रो में, बसों में, पान वाले के इनके चर्चा करेंगे, एक दूसरे से लड़ेंगे, झगड़ेंगे, कोई सही कहेगा, कोई गलत कहेगा। बदल दीजिए नाम, इसमें शोर मचाने की क्या बात है? इसके लिए विधानसभा में प्रस्ताव लाने की क्या जरूरत है? बदल दीजिए। पहले भी बहुत चीज़ों के नाम बदलें, सड़कों के भी नाम बदलें, शहरों के भी नाम बदल दीजिए। पर जो वास्तविक मुद्दे हैं, जिनको लेकर भाजपा सत्ता में आई है 27 साल बाद, और वो भी कौन सी भाजपा, जब 27 साल पहले भाजपा सत्ता में थी तो उस 5 साल के कार्यकाल में 3 मुख्यमंत्री बदलने पड़े थे उनको। 3 मुख्यमंत्री, ये भी इतिहास है। पहली दफ़ा ऐसा हुआ था दिल्ली में, और अभी तक कभी भी नहीं हुआ कि तीन मुख्यमंत्री एक कार्यकाल में। निश्चित रूप से जो उस वक्त के मुख्यमंत्री थे, कहीं ना कहीं वो लोगों की उसमें खरे नहीं उतरे होंगे, तभी तो उनको बदलना पड़ा, वरना क्यों बदलना पड़ा? और बड़े बड़े नाम थे दिल्ली के, उन लोगों को अवसर दिया, फिर भी 27 साल लगे हैं यहाँ तक पहुँचने। और कैसे पहुँची है ये सब आपको पता ही है। जब आप जाते ही हैं, देखते हैं, आतिशी जी भी इंटरव्यू देती है, केजरीवाल जी भी इंटरव्यू देते, और सबको पता है कि कैसे पहुँची। और केवल 2% मतों का अंतर है, केवल 2%। शायद पहला है ऐसा अवसर कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में केवल 2% का। मैं ये नहीं कह रहा कि आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छे काम किए, उनके चिट्ठे तो खुल ही रहे हैं अब सीएजी रिपोर्ट में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो वादे करके आई थी अब उनसे क्यों बदल रही है? और मैं नहीं समझता कि ये लोगों के साथ उचित है। वो ठीक है, लेकिन जो जीता वो सिकंदर। तो बार बार कहते हैं हमें वोट दे रहे हैं लोग, तो हम ठीक कर रहे हैं। मुस्तफाबाद के साथ साथ शकूर बस्ती विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुनकर आए हैं,
करनैल सिंह जी सत्येंद्र जैन को बहुत भारी मतों से हराया है, ये सकूर बस्ती का नाम बदलना चाहते हैं, भगवान परशुराम के नाम पर रखना चाहते हैं श्री रामपुरम। तो आप लोगों को तकलीफ क्यों होती है भगवान श्री राम से? नहीं, हमने कब कहा? भगवान श्री राम की बात है। आप सुब्रमण्यम स्वामी जी के वक्तव्य सुनिए, जो कि हमेशा कांग्रेस के विरोधी रहे हैं। उन्होंने क्या कहा कि ये जो काम था राम जन्म मंदिर का, ये तो राजीव गांधी जी ने शुरू किया था। वहाँ पूजन भी करा दिया था, जन्मभूमि का ताला भी खुलवा दिया था, सब कुछ करवा दिया था। लेकिन ये काम सरकारों के नहीं है, ये धार्मिक काम है, धर्म से जुड़े हुए काम है। और धर्म जो है आस्था का प्रश्न है, और आस्था जो होती है व्यक्तिगत होती है, ये सरकारों के काम नहीं है। सरकारें अगर राजनीति को सत्ता का हथियार बनाएंगी, धर्म को जो है राजनीति से जोड़ेंगी और उसको सत्ता तक पहुंचने का हथियार बनाएंगी, तो उसके परिणाम बहुत अच्छे नहीं होते हैं। आप देखिए जितने कट्टरवादी कट्टरपंथी देश हैं, उनका आज क्या हालत है। वो संसार के दुनिया के मानचित्र में कहाँ हैं? आर्थिक रूप से देख लीजिए, सामाजिक रूप से देख लीजिए। तो ये जनता को समझना पड़ेगा। और जहाँ तक आपने शकूर बस्ती की बात की है, शकूर बस्ती की अपनी पहचान गांव से है। उस गांव, जो पुराना गांव, आज का नहीं, मेरे ख्याल से बहुत सालों पुराना, उससे उसकी पहचान है। गाँव की ज़मीन एक्वायर करके कॉलोनी बसाई गई है, गाँव वालों ने वो उसमें अपना योगदान दिया है प्रगति में, उसी के सम्मान के लिए उनका नाम है, उसके नाम को बदल रहे हैं। अब मैं नहीं कह सकता भाई सत्ता में है, सत्ता का गुरूर भी है, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये कोई बहुत अच्छा जो है स्टेप नहीं होगा, बहुत अच्छी बात नहीं होगी। ये जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ होगा। प्रभु राम का नाम सब जानते हैं। प्रभु का नाम किसी शहर का, किसी कॉलोनी का, किसी जगह का नाम प्रभु राम के रखने की जरूरत है क्या? प्रभु राम को कौन नहीं जानता? विश्व जानता है, विश्व मानता है। और हमारे तो पुरखे राम राम करते थे। मैंने अपने पिताजी को राम राम करते हुए देखा, मैंने बाबा को राम राम करते देखा, और जिनको मैंने नहीं देखा अपने पुरखों को, वो भी राम राम ही करते थे। संबोधन ही होता था राम राम जी कैसे हो। तो कोई साहब सड़क किनारे कोई नमाज नहीं पढ़ सकता, देख सकते हैं ना। करनैल सिंह जी ने बोला है कि सड़क किनारे नमाज पढ़ता है, यात्रियों को दिक्कत होती है काफ़ी। और ये नवरात्रा में मीट मुर्गा मछली का जो दुकानें सब बंद रहेंगी, ऐसे करनैल सिंह जी ने मांग किया है। देखिए, मैं ये कहता हूँ वो विधायक हैं, सत्ता दल के विधायक हैं, वो कुछ भी मांग कर सकते हैं। जहाँ तक नमाज की बात है, आप मुझे बताइए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, जब हम एक बात, संविधान हमारा ये कहता है कि धर्म के आधार पे हम किसी को अलग से संरक्षण नहीं दे सकते, या धर्म के नाम पे हम उसको आरक्षण नहीं दे सकते, तो जब मुझे बताइए समान नागरिक है, किसी भी धर्म का है तो भारतीय नागरिक, उसके साथ आप दो तरीके का व्यवहार कैसे कर सकते हैं? मान लिया अगर नमाज पढ़ने से या कोई भी कार्य करने से सड़क पे अगर यातायात बाधित होता है तो उसके बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सद्भावना बिगाड़ के, जो आपसी भाईचारा है उसको बिगाड़ के इस प्रकार की बातें करना उचित नहीं है। और जहाँ तक मीट और मच्छी का सवाल है, निश्चित रूप से ये सभी मानते हैं, और हमारा कानून भी ये कहता है कि जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं उनके आसपास तो मीट मच्छी का होना ही नहीं चाहिए। और नवरात्रों में तो वैसे भी जो लोग खाते भी हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से हैं, वो लोग भी छोड़ देते हैं। तो अगर बंद भी होती है तो ठीक है, उसके बारे में जो लोकल नीचे अधिकारी हैं और वो आपस में बात करके, व्यापारिक संगठनों से बात करके उसके ऊपर निर्णय ले सकते हैं। उसको राजनीतिक मुद्दा बनाना मेरी दृष्टि में गलत है। अच्छा बगड़िया साहब, पिछले दिनों रेखा गुप्ता सीएम बन गई, आपकी भी जानकार हैं, आपकी रामलीला से जुड़ी हुई हैं, आप उनके बहुत खास हैं। देख रहे हैं सीएम बन गई और जैसे ही बनी है, कभी गाय वालों को, कभी पोस्टर हटाते हुए दिखी है, मतलब एक्शन मोड में है सीएम मुख्यमंत्री जी। देखिए, जहाँ तक आपने कहा रेखा गुप्ता जी, बिल्कुल निश्चित रूप से श्री रामलीला कमेटी पीयू ब्लॉक का मैं महासचिव हूँ, और वो हमारे सदस्य के रूप में हमारे से बिल्कुल जुड़ी हुई हैं। और बहुत ही, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि उन्होंने हमारा समय समय पर सहयोग भी किया, और हम लोग भी उनके साथ आत्मीयता संबंध रखा। यहाँ तक व्यक्तिगत प्रश्न है, मेरे व्यक्तिगत बहुत अच्छी जानकारी है। मेरी पुत्री की विवाह में 1-1.5 घंटा वो लगा के भी गए, उन्होंने समय भी दिया। अब जहाँ तक एक्शन मोड की बात है कि वो एक्शन मोड में हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें होना चाहिए। युवा मुख्यमंत्री हैं, महिला युवा मुख्यमंत्री, 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी को एक अवसर मिला है, और 27 साल बाद लोगों की उनसे अपेक्षाएं भी बहुत हैं, उम्मीदें भी बहुत हैं, और वादे भी इन्होंने बहुत किए हैं। तो निश्चित रूप से, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनको अपना दायरा बढ़ा लेना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ शालीमार बाग या पीतमपुरा तक ही सीमित उनको नहीं रहना चाहिए। वो दिल्ली की सीएम है, संवैधानिक पद में सबकी सीएम है। विचारधारा किसी की कोई भी रही हो, चुनाव तक वो विचारधारा ठीक है, चुनाव होने के बाद, चुनाव के नतीजे आने के बाद जब आप एक संवैधानिक पद पे आ जाते हैं तो आप सबके लिए,
और सबके हिसाब से ही कार्य करना चाहिए। और मैं समझता हूँ जहाँ तक रेखा गुप्ता जी की बात है, निश्चित रूप से उनमें एक ऊर्जा है, उनके पास प्रतिभा है, छात्रकाल से वो राजनीति में है तो उनके पास अनुभव भी है और अभी बहुत लंबा समय है उनके पास। तो मैं समझता हूँ जो कर रही हैं बहुत अच्छा कर रही हैं और हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। हमसे कोई भी मदद होगी तो हम जरूर उनकी करेंगे और शुभकामनाएं देते हैं, उनको बधाई भी देते हैं आपके माध्यम से और शुभकामनाएं देते हैं कि वो इसी तरीके से कार्य करते रहें और दिल्ली के लोगों से जो वादे किए हैं उन पे पूरी तरीके से खरा उतरें, क्योंकि महिलाओं से सबसे ज़्यादा वादे किए गए और महिला होने के नाते मैं समझता हूँ उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो जितना जल्दी हो सके, चाहे वो सिलेंडर के बारे में है, चाहे वो 25 रुपये के बहानेबाजी, किंतु परंतु नीतिगत फैसले में ना फंसे। वो तो ब्यूरोक्रेटी से फंसा देगी, वो ना फंसें और बोल्ड होकर निर्णय लें कि नहीं कर दिया ये। तो एक छवि है कि हम भी चाहते हैं, हमें भी गर्व महसूस होगा कि पिछले 20 साल से हम रेखा गुप्ता जी के साथ जुड़े हुए हैं और आज वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है, हमें भी गर्व होगा। देखें नहीं, यमुना की सफाई शुरू हो गई सरकार बनते ही, प्रदूषण का स्तर वो भी कम हो रहा है। ये सब आप लोगों की कहानियां हैं, पहले भी आप लोग बना देते थे कि प्रदूषण का स्तर इतना खराब है और कौन सी यमुना का, अभी तक तो माफ़ कीजिएगा दिल्ली सरकार का बजट भी कोई पास नहीं हुआ है अभी तक। तो अप्रैल में अगर कोई पैसा भी रिलीज़ होगा, आप भी समझते हैं जो थोड़े बहुत, देखिए मैंने क्या कहा, ये ठीक है, मैं कहता हूँ अगर हो गया है और हो रहा है तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैं भी दिल्ली का नागरिक हूँ। अगर दिल्ली में प्रदूषण ख़त्म होता है, यमुना साफ़ होती है और ये जो आवारा जानवरों की जो उन्होंने मुद्दा उठाया है वो उसका भी कोई सोल्यूशन निकलता है, दीवारें जो गंदी हम करते हैं वो दीवारें अगर गंदी नहीं होती हैं तो हमको भी फ़ायदा होगा। हम भी तो दिल्ली के निवासी हैं, विचारधारा कोई भी हो, मैंने क्या कहा। अब वो भारतीय जनता पार्टी की नेत्री नहीं है, अब वो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली की मुख्यमंत्री होने के नाते बल्कि जो विपक्ष में हैं, जो उनकी विचारधारा से सहमत नहीं है, मैं समझता हूँ उनकी बात ज़्यादा उनको सुननी चाहिए, ये बदलाव लाना चाहिए। वो एक नेत्री, एक बढ़िया, मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, बढ़िया हैं। उन्हें तो बल्कि हम जैसे लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वार्तालाप और ज़्यादा संवाद करना चाहिए, ताकि हम बताएंगे असली, जो उनके समर्थक हैं वो तो उनकी गलतियाँ उनको बताएंगे नहीं। अगर कोई कमी है तो हम उनसे, मैं समझता हूँ उन्हें हम लोगों से ज़्यादा संवाद करना चाहिए और दिल्ली के हितों को ध्यान में रखना चाहिए। अच्छा मुगरिया साहब, हर बार तो आप जितेंद्र सिंह तोमर के जी के कार्यालय को संभालते थे, चुनाव भी जीतते रहे, इस बार क्या कारण रहा, क्या मतभेद हो गई, पार्टी भी छोड़ आए, न उनका कार्यालय संभालते हुए दिखे, न गए, चुनाव भी हार गए, काफ़ी मार्जिन से हार गए, तिलक राम जी काफ़ी मार्जिन से जीते। देखिए जायसवाल जी निश्चित रूप से मेरे मित्र हैं, वो मित्र थे, मित्र हैं और मित्र रहेंगे। मेरी तरफ से कम मैं ये बात आपको बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूँ। जहाँ तक प्रश्न है, इस बार मेरा जो नहीं संभालने का था, मैं कांग्रेस पार्टी में था, हाँ, हालांकि ऐसा कोई उनसे वार्तालाप भी नहीं हुई। 2015 और 2020 का चुनाव निश्चित रूप से पूरी तरीके से मैं उनके कार्यालय को भी संभालता था, उनके और जो भी चुनाव संबंधित कार्य थे मैं करता था, इसमें भी कोई शक नहीं है। अब इसको आप संयोग कहें या प्रयोग कहें, देखिए 2013 में मैं उनके साथ नहीं था, वो सफल नहीं हुए। 2015 में मैं उनके साथ था, वो सफल हुए। 2020 में मैं उनके साथ था, वो सफल हुए। 2025 में किसी वजह से भी मैं उनके साथ नहीं था तो वो फिर सफल नहीं हुए। अब इसको आप संयोग कह सकते हैं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि मेरी वजह से वो जीत रहे थे, उनके कार्य थे, इतने कार्य करते हैं वो, इतने कार्य किए उन्होंने दिल्ली में, अपने त्रिनगर में, आज तक किसी ने नहीं किए, पूरी दिल्ली में उतने कार्य नहीं हुए। 8 के लगभग सारे गेट बदल दिए उन्होंने। मैं तो खुद ही कह रहा हूँ, लेकिन अब इसको संयोग कह लें या प्रयोग कह लें, अब हम तो समझते हैं कि हम पारसमणि हैं, जिसके साथ लग जाते हैं वो सोना बन जाता है, या मैं अपने आप को कहूँ हम वो जीरो हैं जिसके पीछे लग जाते हैं, उसकी वैल्यू बढ़ा देते हैं, 2.5 को सैकड़े में बदल देते हैं और सैकड़े को 1000 में बदल देते हैं। अब ये समझना लोगों को पड़ेगा। अब इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, लोग ज़्यादा समझदार हैं और तोमर जी मेरे मित्र हैं और मेरे तिलक राम जी भी मित्र हैं क्या? बहुत अच्छे संबंध हैं तिलक राम जी से। निश्चित रूप से जब तिलक राम जी पहला चुनाव लड़े थे निगम पार्षद का, निश्चित रूप से मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं और बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। विचारधारा अलग हुई, लेकिन मैंने कभी भी ना उन्होंने ना मैंने, हर दुख सुख में, हर बात में, चाहे राजनीतिक अगर हमारा कोई विचार विमर्श भी होना होता था क्षेत्र के संदर्भ में, तो वो हम लोग खुले हुए थे और हम बातचीत करते थे और आज भी करते हैं। और बढ़िया आदमी हैं, व्यापारिक आदमी हैं, समझते हैं, व्यापार को भी समझते हैं, लोगों की ज़रूरत को भी समझते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो तोमर जी ने कार्य किया है उसको वो आगे बढ़ाएंगे।
हमारा समर्थन उनके साथ है। एज ए निवासी त्रिनगर हाँ जी, हाँ जी। हमारा उनका समर्थन, अच्छे काम के लिए, लोगों के हित के लिए जो भी काम होगा उसमें हमारा समर्थन हमेशा उनके साथ रहेगा। तो बगरिया साहब, कांग्रेस कई बारों से 0 फिर 0 हो रहा के रुक गई, कई सारे का जमानत जब्त हो गई काफ़ी सारे लोगों का। अब देखिए साहब, अब ये तो एक सच है, इसके बारे में मैं कुछ कहूँ मैं ना कहूँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सच है कि लोगों में हो सकता है हम अभी तक नहीं पहुँच पाए, लेकिन ये भी आपके मीडिया वाले कहते हैं कि ये जो 14 से 16 सीटों पे आम आदमी पार्टी की हार हुई, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को लोगों ने विश्वास दिखाया उन जगहों पर, और उस वजह से तो अगर इसका गणित के तरीके से आकलन करें तो ये जो सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस का भी योगदान है। अगर सिर्फ गणित के आंकड़े देखें तो, सिर्फ गणित के अगर आंकड़े देखें तो, और आम आदमी पार्टी का अपना एक तरीका था, उनमें अहंकार घमंड बहुत आ गया था, और मैं नहीं समझता कि कोई भी जनता, कोई भी मतदाता अहंकार और घमंड को बर्दाश्त करती है। कई नेता तो आम आदमी पार्टी कहते हैं कि अब भाजपा की बी टीम बन गई थी इस बार, हर जगह सहयोग किया उनको। निश्चित रूप से मैंने कहा ना, अगर गणित, मैंने शब्द आपके इस प्रश्न से पहले ही कहा, मुझे पता था ये प्रश्न आएगा, और निश्चित रूप से गणित के हिसाब से अगर देखें तो ये संयोग है, और कांग्रेस निश्चित रूप से लड़ी। और जहाँ तक कांग्रेस की बी टीम की बात है, मेरे ख्याल से हमारे शीर्ष नेता राहुल गांधी जी संसद में और संसद के बाहर जिस तरीके से भाजपा के अलोकतांत्रिक तरीके से, असंवैधानिक तरीके के खिलाफ लड़ रहे हैं, मुझे नहीं लगता देश में कोई और नेता इतनी ताकत से, इतने वजह से लड़ रहा है। तो ये कहना कि हम उनकी बी टीम है या ए टीम है या उनके सहयोग में है, अब ये तो राजनीति है, इसमें तो चलता रहेगा। लेकिन हाँ, हम गारंटी से कह सकते हैं हम चुनाव पूरी मजबूती से लड़े। निर्णय जनता के हाथ में है, निर्णय अभी जनता हमें और इंतज़ार कराना चाहती है, तो वो देखना चाहती है कि आम आदमी को तो देख लिया, अब भाजपा को भी देख लेते हैं, इनको ही 5 साल का मौका दे देते हैं, फिर आ जाएंगे। आप मुझे बताइए, 15 साल से, अभी जितना भी दिल्ली का ये विधानसभा का इतिहास है, 15 साल से ज़्यादा अभी तक किसी का मुख्यमंत्री रहा है कांग्रेस को छोड़ के। हर परिस्थिति में दिल्ली का जो विकास हुआ केवल और केवल शीला दीक्षित जी के समय। मैं ये तारीफ़ नहीं कर रहा, कोई भी अगर मुख्यमंत्री के पद पे है या कोई भी, उसकी जिम्मेवारी है, वो कोई एहसान नहीं है किसी के ऊपर। पैसा लोगों का है, लोगों पे खर्च होना है, लेकिन उसको तरीका खर्च करने का, उसको कैसे अधिकारियों से काम लेना है, किस प्रकार से प्रशासन और शासन के बीच में संतुलन रखना है, मैं समझता हूँ आज भी कांग्रेस से ज़्यादा किसी के पास ये अनुभव नहीं है। माने या ना माने, फैसला जनता का है। इसलिए मैं समझता हूँ सिर्फ चुनाव ही, ये जो राजनीति है, यही एक ऐसा मैदान है जहाँ पर जो दो आपस में लड़ रहे होते हैं, हार जीत का फैसला उनके हाथ में नहीं होता, जो देख रहा होता है उनके हाथ में होता है। तो इसलिए ये निर्णय जनता के हाथ में है, जनता का निर्णय सर माथे, और हम अपना विपक्ष। साहब, अब अगला चुनाव बिहार का चुनाव है, और वहाँ शायद गठबंधन आप लोगों की बात हो गई है, क्या रहेगा बिहार चुनाव में? नहीं, देखिए, गठबंधन की जहाँ तक बात है, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने क्लियर कर दिया कि हम लोग गठबंधन में ही चुनाव लड़ेंगे। कई दफ़ा ये प्रश्न आता रहता है कि हम तैयारी, तो निश्चित रूप से आज एनडीए के भी जो घटक हैं, उनका भी अपना एक अलग संगठन है, वो लोग भी अपनी तैयारी करते हैं, तो हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। हमारे जो, हम जिनके साथ हमारा गठबंधन होगा वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, उससे बिहार में मजबूती मिलेगी, पार्टी को भी मजबूती मिलेगी, गठबंधन को भी मजबूती मिलेगी। निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी का जो रवैया रहा है, या नीतीश कुमार जी के प्रति जो बिहार के लोगों का रवैया रहा है, उससे हमें उम्मीद है, पिछली दफ़ा भी आप देखें तो हम काफ़ी नज़दीक थे और सरकार भी बनी थी महागठबंधन की। ये तो नीतीश कुमार जी का मन मचल जाता है, या उम्र का तकाजा है, या कोई भी वजह है, अब वो हो गया। नहीं तो सरकार तो महागठबंधन की बनी थी पहले भी, आरजेडी भी, आज भी सबसे बड़ी जो हमारा गठबंधन का हम हिस्सा हैं, सबसे बड़ी पार्टी है बिहार में। और कांग्रेस का पुराना एक संगठन है, किसी वजह से कमज़ोर हो गया था, धीरे धीरे अब हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने उसको मजबूत करें संगठन को, और आने वाले चुनावों में आपको अच्छे नतीजे मिलेंगे। अच्छा बकरिया साहब, दिल्ली में अगर हम देखें तो पूर्वांचलियों के 31-32 कई सीटों पर 40-50% वोटर हैं, लेकिन आज तक आप लोग न पूर्वांचलियों को कभी टिकट देते हैं, न पूर्वांचलियों को कभी प्रदेश अध्यक्ष वगैरह बनाया। लगता नहीं कि ये हार का दिल्ली में जो खत्म हो रहा है संगठन, इसका नहीं, ऐसा नहीं है। अगर पूर्वांचली की बात करें तो मेरे ख्याल कन्हैया कुमार जी पूर्वांचल से आते हैं, मैं ज़्यादा नहीं जानता, आप ज़्यादा जानते हैं। उनको हमने लोकसभा का टिकट दिया था, ऐसा नहीं है। कन्हैया कुमार जी हमारा कई दफ़ा आप देखें युवा नेतृत्व के हिसाब से कन्हैया कुमार जी कई मंचों पे कांग्रेस का पक्ष रखते हुए आपको मिलेंगे, ऐसा नहीं है। और अब पूर्वांचली या क्या,
कांग्रेस ने सभी लोगों को कन्हैया कुमार के देशद्रोही के रूप में लोग देखते हैं, चाहे तो हर जगह के लोग देखते हैं। थोड़ा सा आपको नहीं लगता है ऐसा? ऐसा देखिए, ऐसा नहीं है। वो एक इल्ज़ाम लगते रहते हैं, राजनीति में बहुत तरीके के आरोप प्रत्यारोप होते हैं। जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाता, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी में वो वॉशिंग मशीन लगी हुई है, कितने कितने इल्ज़ाम लगे हुए थे और कितने कितने लोगों को किन किन पदों पे बिठाया हुआ और बार बार उनको वोट भी मिलते हैं, समर्थन भी मिलता है। तो इस प्रकार के तो ये चलते रहेंगे। बट जहाँ तक कांग्रेस का बात है, कांग्रेस सभी लोगों को लेके, सभी जाति के समीकरण को, सभी वर्गों को लेके ही प्रयास करती है कि सभी लोग इकट्ठे चलें। जहाँ तक आपकी बात है, पूर्वांचली की बात है, मेरे ख्याल से शीला दीक्षित जी का भी बैकग्राउंड कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से, उनके परिवार से जुड़ा हुआ था। तो ऐसा नहीं है, हमने मौका दिया है और हम हमेशा देते रहे हैं। और मैं समझता हूँ शीर्ष नेतृत्व इस पर ध्यान देगा और आगे जैसा भी होगा वो निर्णय लेंगे। जिनके हाथ में निर्णय लेने की अधिकार है वो इस पर जरूर विचार करेंगे। और 2-2.5 साल बाद दिल्ली नगर निगम का चुनाव होगा, तो इसका अभी से ही आप लोगों को तैयारी करनी पड़ेगी। अभी तो पहले उपचुनाव हैं। हाँ, अच्छा। अभी तो मेरे ख्याल से 12 लगभग सीटों पे उपचुनाव हैं। उसके लिए आपने देखा होगा प्रदेश अध्यक्ष जो हमारे हैं देवेंद्र यादव जी, वो मीटिंग लेनी शुरू कर दी हैं और धीरे धीरे हम प्रयास कर रहे हैं कि संगठन को मजबूत करें। बकरिया साहब, कांग्रेस का इतिहास रहा है, जब चुनाव हार जाता है तो प्रदेश अध्यक्ष इस्तीफा दे देता है, मगर ऐसा तो कांग्रेस की तरफ से कुछ खबर भी नहीं आई। देखिए, ये निर्णय नेतृत्व का है, जो अध्यक्ष हैं उनका है, ये व्यक्तिगत उनका निर्णय है और शीर्ष नेतृत्व का अपना निर्णय है। इस पे मैं अधिकृत नहीं हूँ कोई भी बयान दूँ और मेरा इसके ऊपर मेरा अधिकार क्षेत्र भी नहीं है कि मैं इस पे बयान दूँ। चुनाव होते हैं, चुनाव मैं समझता हूँ देवेंद्र यादव जी की नेतृत्व में कांग्रेस ने अच्छा चुनाव लड़ा, बहुत ताकत से। महाराज जी 4% पे पहले था, अब 6% पे आगे रुक गए। बढ़ा ना। आप मुझे बताइए, और जो डिफरेंस है सत्ता दल में, सत्ताधारी दल में और विपक्ष में कितना डिफरेंस है, वो भी सिर्फ 2% का है। सिर्फ 2% का ही डिफरेंस है। तो आप उस 2% को इतना कम मत समझिए, इतना मत कम समझिए। 2% को बढ़ाव की तरफ है। मैंने कहा ना आपको कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी बातें हैं जो कि लोगों को हम नहीं समझा पा रहे हैं। किसी हर वर्ग के लोगों को शायद हम उतनी ताकत से अपनी बात को नहीं समझा पा रहे हैं, हमारे द्वारा कार्य को लोग नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, लोगों का अधिकार है ये, और मैं तो बार बार कह रहा हूँ, हमें लोगों की उसके ऊपर पूरा विश्वास है। लोग आजमाना चाहते हैं हर एक को। हमको एक लंबा समय उन्होंने दिया कांग्रेस को, और अब आजमाना चाहते हैं कि सबको आजमा लो, कर लें, फिर बाद में तो परमानेंट कांग्रेस को ही जिम्मेवारी सौंपनी है। वही शासन और प्रशासन के बीच में एक समन्वय बिठा के काम कर सकती है। ये लोगों ने देखा है, मैं नहीं कह रहा, लोगों ने देखा है। आप भी जानते हैं, सब जानते हैं कि शासन और प्रशासन के बीच में समन्वय सिर्फ कांग्रेस के समय में ही बैठता है, वरना तो एक दूसरे के ऊपर। अभी आपने हमारे जो अध्यक्ष हैं, माननीय विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता जी, उनको चिट्ठी लिखनी पड़ी कि अधिकारी जो हैं विधायकों के फ़ोन नहीं उठाते हैं, उनके SMS का जवाब नहीं देते हैं। तो आप मुझे बताइए सामंजस्य, फिर ट्रिपल इंजन, डबल इंजन, 6 इंजन, 7 इंजन की जरूरत क्या है? इंजन कहीं चल रहा है, डब्बे कहीं चल रहे हैं। अभी यही नहीं पता इंजन कौन है और डब्बा कौन है। पार्षद बीजेपी का, विधायक बीजेपी का, सांसद महोदय बीजेपी का, प्रधानमंत्री। मैं वही तो कह रहा हूँ कि अभी तो ये जो अप्रैल में मेयर का चुनाव होना है, उसमें भी जो गणित बैठ रहा है, उसमें भी मैं समझ तो ट्रिपल इंजन की सरकार हो जाएगी ना। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा इंजन कौन है और डिब्बे कौन है, पहले तो ये निर्णय लें आप। उसके बावजूद भी अगर अध्यक्ष को ये चिट्ठी लिखनी पड़ रही है कि अधिकारी जो है विधायकों के फ़ोन नहीं उठाते हैं, उनके SMS के जवाब नहीं देते हैं और उनके किए हुए जो कार्य हैं उनको संपन्न नहीं करते हैं, आप मुझे बताइए ये कौन सा, जबकि केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र में आपकी सरकार है, माननीय जो उपराज्यपाल जी हैं वो आपके द्वारा केंद्र द्वारा नामित होते हैं। अब ये क्यों, इसी को जो क्या कहते हैं तजुर्बे की कमी और अधिक अपने ऊपर आत्मविश्वास, तो ये लोगों के हित में नहीं है। लोगों के हित की मुझे बता दीजिए, 1-1.5 महीना हो गया, कौन सी लोगों के हित की बात की गई है? नाम पलट दो, ये पलट दो, तुमने ऐसा किया, हम नहीं होने देंगे। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप क्यों लगा रहे हैं? आप काम कीजिए ना, आप काम करके दिखाइए ना। जो लकीर खींची हुई उससे बड़ी लकीर खींच के दिखाइए ना। मिटाने की कोशिश क्यों करते हैं? क्यों सद्भाव को बिगाड़ रहे हैं? तो ये जनता को सोचना है, मतदाता को सोचना है। बार बार मतदाता को भ्रमित कर रहे हैं। मतदाता ने अपना प्रतिनिधि चुना है, बॉस नहीं चुना है। जब तक लोग ये नहीं समझेंगे कि जो हमारा विधायक है, जो हमारा सांसद है, जो हमारा निगम पार्षद है, वो हमारा प्रतिनिधि है, मेरे द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि है, तब तक बदलाव नहीं आएगा।
चुनाव होने से पहले तो वो हाथ जोड़ के सबसे विनती करता है मुझे आप सेवा का मौका दो, और चुनाव होते तुरंत हालत क्या बनते हैं, लाइन लगती है वहाँ पर 2-2 घंटे मिलने के लिए। इस मानसिकता को केवल और केवल मतदाता बदल सकते हैं। प्रतिनिधि को प्रतिनिधि तक ही रहने दीजिए, सम्मान होना चाहिए, जो इस पद पे वो है उसका सम्मान जरूरी है, लेकिन वो आपका प्रतिनिधि है। जब तक आप उसको प्रतिनिधि मान के उसके ऊपर कहेंगे नहीं ये काम तुमने वादा किया था पूरा क्यों नहीं किया, तब तक सुधार नहीं होगा, तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। तब तक सुधार नहीं होगा, कहना है संजय बगरिया साहब का। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं बगरिया साहब। तो मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।